हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। तो आज की क्लास में हम सीडीपी के बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हालांकि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, यानी कि क्लास हमारी एक हो चुकी थी पहले ही, जिसमें हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ लिया है और उसमें सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ने वाले हैं हम कॉलबर्ग यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, और अगर टाइम बचेगा तो आगे एक दो सिद्धांत और कवर करेंगे हम। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स को हम एक साथ कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके 18 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये सिद्धांत जो है आपके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आते हैं। ऐसा कोई आज तक पेपर नहीं बना जिसमें ये सिद्धांत ना आए हों, है ना। तो इनसे टोटली अगर सीटेट में देखते हैं तो 18 नंबर इन्हीं सिद्धांतों से आते हैं। तो ये 18 नंबर आपके हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो ट्रिक के माध्यम से याद भी आपको हैंड टू हैंड करवा दूंगा। जी हाँ, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, एक एक शब्द का मीनिंग, उसके बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से मैं उसको याद भी हैंड टू हैंड करवा दूंगा। फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो सिद्धांत आपको समझ में आया या नहीं आया। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको आने वाली सारी क्लासेस मिलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और बेल आइकन को प्रेस कर लो। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। करें, शुरू करें। हाँ जी, आपके बैच से मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास हो गए हैं। हर्ष गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। बैच में आज क्लास क्यों नहीं हुई थी? आज एक्चुअली फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे को मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ दोपहर में, इसलिए क्लास नहीं हो पाती है फ्राइडे को। कोशिश करता हूँ बट आज नहीं हो पाई। पिछले हफ्ते तो कर दी थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। और आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एक सेकंड यार, मेरा फोन ही नीचे गिर गया। हाँ, कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम कह रहे हैं मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। अब मोरल या नैतिक विकास का मतलब क्या है? देखो, नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो नैतिकता से हमारे दिमाग में क्या आता है? नैतिकता का मतलब आता है अच्छे अच्छे काम करना, है ना। यही आता है, शिष्टाचार, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सही डिसीजन लेना, यही आता है दिमाग में, है ना। सामाजिकता अपने आप में अलग चीज है। सामाजिकता मतलब होता है चारों तरफ के वातावरण के साथ घुल मिल जाना। चारों तरफ के वातावरण के साथ घुल मिल जाना, वो सामाजिक विकास होता है। कि लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे आप, है ना, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करोगे, उसमें नियम कायदे कानून बहुत सारी चीजें होती हैं। सामाजिक विकास सोसाइटी के लिए होता है। नैतिक विकास आपके पर्सनल लेवल पे काम करता है, यानी आप खुद क्या डिसीजन लेते हैं, आपके अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, ये होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास में हर व्यक्ति का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। कोई व्यक्ति उसी काम को सही बता सकता है, कोई व्यक्ति उसी काम को गलत बता सकता है। एक चोर होता है तो हमारी नज़र में चोरी करना गलत बात है ना। लेकिन एक चोर है, उसकी नज़र में तो सही है ना, उसकी तो पेट ही उसी से चल रहा है भाई, उसकी तो रोजी रोटी है। तो वो तो चोरी करने के बाद पूजा और करेगा, ए भगवान आज तूने बढ़िया काम कर दिया, है ना। तो आपकी नज़र में गलत है, उसकी नज़र में सही है। तो नैतिकता के हिसाब से अगर देखेंगे तो कौन गलत कौन सही, यही है नैतिकता। नैतिकता का मतलब है कि आप इस समाज में रह रहे हैं तो कौन से काम अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, इस बात का डिसीजन लेना। अब आते हैं कॉलबर्ग के अनुसार कि कॉलबर्ग क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जब कॉलबर्ग की बात आती है तो यहां पर हम दो बातें देखते हैं। नंबर एक, नैतिकता में आपको निर्णय लेना होगा सही और गलत का। क्या कहते हैं हम? निर्णय लेना है आपको कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तभी आप पता चलेगा ना आपको कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। तो जब आप ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, तो इस निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नैतिक तर्कणा कहते हैं इसको। मोरल रीजनिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। निर्णय लेने की क्षमता, सही और गलत के बारे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मैं तो आपको कहानी सुना करके मजे के साथ लाता हूँ यहाँ घुमा फिरा के, लेकिन ये डायरेक्टली फैक्ट भी बता सकता था मैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने को क्या कहा जाता है कॉलबर्ग के अनुसार। तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। अब इसी के अपोजिट एक और शब्द आता है,
जिसको हम कहते हैं नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, इंग्लिश में मॉरल डायलेमा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा को। देखो, जब हम कोई निर्णय लेने वाले होते हैं सही और गलत के बारे में, तो उससे पहले, थोड़ी देर पहले हम सोचते हैं दिमाग में। अगर आपसे कहा जाए आपके सामने दो समोसे रखे हैं और एक आइसक्रीम रखी है, और आपसे पूछा जाए बताओ क्या खाओगे दोनों में से, थोड़ी देर तो सोचोगे ना यार क्या खाऊं, एक ही खानी है, दोनों नहीं खा सकते। थोड़ी देर तो सोचोगे यार समोसे खा लूं या गर्मी का मौसम है आइसक्रीम खानी चाहिए। तो इस सोचने की दुविधा मतलब सोचने की स्थिति आ जाती है। सेम उसी प्रकार से जब कोई नैतिक कार्य आपको करना है या कोई भी कार्य आपको करना है, उससे करने से पहले आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा होता है उसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि आप जो है घर में हैं अपने, और आपकी मम्मी बीमार हो गई। अब आपको अपनी मम्मी को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल। लेकिन आपके ऑफिस का टाइम हो चुका है और आपका बॉस का कॉल आ रहा है वहां से, जॉब से, कि जल्दी ऑफिस पहुंचो नहीं तो जॉब से निकाल देंगे तुम्हें। जल्दी ऑफिस पहुंचो क्योंकि हमें जल्दी अभी नीड है, फटाफट ऑफिस पहुंचो। अब आप जो है वहां पे फंस चुके हैं कि यार दोनों काम जरूरी हैं। अगर ऑफिस नहीं गए तो क्या होगा, जॉब चली जाएगी, और अगर माँ को बीमार छोड़ दिया तो माँ ही चली जाएगी। तो बड़ी दुविधा हो गई ना, फंस गए आप बीच में। तो अब दोनों में से क्या डिसीजन आप लेंगे। तो डिसीजन तो आप चाहे जो भी लें, लेकिन जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं, है ना। यानी निर्णय लेने से पहले की स्थिति। निर्णय लेने से पहले का जो कंफ्यूजन होता है ना, इसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो गए एक ही स्क्रीन पे, क्योंकि ये दोनों ही सवाल सीटेट में आ चुके हैं। नैतिक दुविधा किसको कहते हैं और नैतिक तर्कणा किसको कहते हैं। ये कोई और आपको पढ़ाता भी नहीं है नैतिक विकास के सिद्धांत में, सीधे 6 चरणों की बात हो जाती है नहीं, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ूँ, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। कर दूं इसको साफ, बोलो जल्दी कमेंट करके, कर दूं इसको साफ। अच्छा, लाइक तो करो जल्दी जल्दी, लाइक अभी आधे लोगों ने किया है। फटाफट से 500 लाइक्स में 1-2 लाइक ही बच रहे हैं, तो कौन करेगा जल्दी बताओ कमेंट को नीचे करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है ना। अब हम बात करते हैं कि कॉलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उस पर किस बेस पे दिया है, इनके सिद्धांत का आधार क्या है। मतलब ये इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। या एक्सपेरिमेंट को हम शब्द यूज कर रहे हैं, वैसे इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक तरह का ऑब्जर्वेशन था वो, है ना। किस तरह से इन्होंने किया, तरीका क्या था। तो तरीका ये था कि इन्होंने एक कहानी सुनाई थी बच्चों को जिसका नाम था हिंज की दुविधा। क्या कहानी थी, हिंज की दुविधा। इस नाम की एक कहानी सुनाई थी इन्होंने बच्चों को, ठीक है। इस कहानी का पर्पस क्या था। हिंज नामक एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसका नाम है हिंज। तो वो हिंज नामक व्यक्ति क्या होता है, उसकी बीमारी, उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार पड़ जाती है। अब जब वो बीमार पड़ती है तो वो इतनी सीरियस बीमार पड़ती है कि वो मरने वाली है। और उस बीमारी की दवाई, जो उसकी पत्नी को बीमारी हुई है उसकी जो दवाई है, वो पूरे शहर में केवल और केवल एक ही आदमी के पास मिल सकती है। उसका अपना मेडिकल स्टोर है या जो भी उसकी दुकान है दवाई बेचने की, पूरे शहर में एक ही आदमी के पास उस बीमारी की दवाई है। अब वो व्यक्ति जो हिंज है वो जाता है उस व्यक्ति के पास, दुकान वाले के पास, और उससे कहता है भाई साहब ये वाली दवाई मुझे चाहिए। तो वो कहता है ठीक है जी मिल जाएगी, लाओ पैसे दो। तो वो कहता है कि कितने की है, कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अब जब उसको ये बात पता चलती है कि इसको बहुत इमरजेंसी है दवाई की, तो वो क्या करता है, उस दवाई का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल वो $200 की दवाई है, तो वो उसके बताता है $2000, कि भाई साहब ये दवाई तो आपको $2000 में मिलेगी। अब वो व्यक्ति, हिंज नामक व्यक्ति जो है, वो कहता है इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो वो कहता है तो भाई रहने दो, फिर मत लो दवाई। तो वो कहता है कि एक काम करो, आप मुझे उधार दे दो, कि थोड़े पैसे अभी दे देता हूँ, बाकी थोड़े बाद में चुका दूंगा। तो वो जो दुकान वाला होता है वो मना कर देता है कि भाई अभी पैसे दोगे तो दवाई मिलेगी, वरना तो दवाई नहीं दूंगा मैं, इसकी बहुत डिमांड है। और वो व्यक्ति बनाता भी उस दवाई को खुद ही है, कहीं और मिलेगी नहीं, दुनिया के किसी कोने में वो दवाई नहीं मिलेगी।
अब वो व्यक्ति हिंज थक हार के घर वापस आ जाता है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं उसके पास उतने, तो वो दवाई नहीं मिली उसको। अब वो घर आ गया, उसकी पत्नी मरने वाली है, पत्नी को देख रहा है, एक तरफ पड़ी है मरने वाली है, क्या करे। तो अब क्या करता है वो रात को जाता है उसकी दुकान में और उसकी दुकान तोड़ता है और उस दवाई की चोरी करके ले आता है। अब ये कहानी सुनाने के बाद हिंज ने, वो सॉरी, ये कहानी जब बच्चों को सुनाई कॉलबर्ग ने, है ना, इन्होंने जब ये कहानी बच्चों को सुनाई, तो फिर इन्होंने बच्चों से पूछा कि अब बताओ, हिंज ने जो चोरी की है, क्या उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, उसको सही डिसीजन क्या लेना चाहिए था। तो अब अलग अलग उम्र के बच्चों से इन्होंने बातें पूछी, अलग अलग उम्र के, अलग अलग उम्र के बच्चों को ये कहानी सुनाई और फिर उन बच्चों से पूछा कि अब बताओ, हिंज ने सही किया या गलत किया। तो अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। पहले स्टेज के बच्चों ने बोला कि उसको ना चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसको सजा मिलेगी, उसको ना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरे टाइप के जो बच्चे थे थोड़े से और बड़े, उन्होंने बोला कि उसे कर लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पत्नी बच जाएगी, वरना तो उसकी पत्नी मर जाती। फिर और दूसरे बच्चों से पूछा तो दूसरे बच्चे बोले उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कारण अलग बताया उन्होंने। पहले वाले बच्चों ने भी बोला था कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोला कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये वाले तीसरे नंबर के बच्चे बोल रहे हैं कि उसको चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी, समाज में गलत कार्य होगा, ये सामाजिक तौर पर गलत कार्य है, इससे दूसरे लोग गलत चीजें सीखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के जवाब दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे। तो इन जवाबों के आधार पे ही कॉलबर्ग ने उम्र के हिसाब से चरण बना दिए कि इस चरण का बच्चा ये जवाब देगा, इस चरण का बच्चा ये जवाब देगा, इस चरण का बच्चा ये जवाब देगा, या उनको कोई भी नैतिक कार्य करना होगा तो वो इस तरह से डिसीजन लेंगे। अब इन्होंने जो चरण बनाए हैं और जो अवस्थाएं बनाई हैं उन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कौन से चरण का बच्चा किस आधार पर फैसला करता है, किस आधार पे वो सही और गलत का निर्णय करता है, यही हमको जानना है, यही इस सिद्धांत का असली जड़ है। देखिए, तो यहां आ चुका है आपका पहली अवस्था। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, यहां आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, इस सिद्धांत में 3 अवस्थाएं होती हैं, या स्तर कह सकते हैं, 3 स्तर या 3 अवस्थाएं होती हैं, और चरण जो होते हैं वो होते हैं 6। यानी कि हर अवस्था में 2 चरण होते हैं। समझ गए बात को? टोटली कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। अवस्थाओं के सवाल कम आते हैं, चरण से ज्यादा आते हैं, लेकिन समझना दोनों को ही है, अवस्थाओं से भी आ जाते हैं कई बार। तो अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहले अवस्थाएं समझते हैं, फिर हम समझेंगे चरण क्या है ना। अरे भाई, साफ क्यों नहीं हो रहा ये? इस इस पे पक्का कोई मक्खी बैठ जाती है ना, तो फिर ये नखरे दिखाने लगता है बोर्ड। हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि पहली अवस्था है जिसको आप कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, ये 3 साल से शुरू होती है और 10 साल तक चलती है। अब एक बात और दिमाग में आएगी कि सर सारे चरण तो हमेशा जन्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये तो 3 साल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहला का मामला कहाँ गया? जन्म से 3 साल तक के बच्चों की चरण कहाँ गए? क्योंकि अभी हमने जीन पियाजे का पढ़ा था सिद्धांत, तो उसमें तो जन्म से लेकर 2 साल तक आ गया था पहला चरण। एक्चुअल बात यह है कि कॉलबर्ग के अनुसार जन्म से लेके 3 वर्ष तक के बच्चे को अकल ही नहीं होती, उसके लिए कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि उसको अकल ही नहीं है क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो उससे हम ना तो नैतिकता की उम्मीद रख सकते हैं ना अनैतिकता की रख सकते हैं, तो इसलिए उसको न्यूट्रल छोड़ दिया, शून्य छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया। इसमें नैतिकता का अभाव है ना, इसमें नैतिकता है ही नहीं है, नैतिकता का अभाव है, इसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। 3 साल तक के बच्चों को इन्होंने माफ कर दिया। 3 साल के बाद कहानी स्टार्ट होती है, और 3 साल के बाद जो है पहली अवस्था स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। अच्छा, पूर्व परंपरागत का क्या मतलब हुआ? परंपरा वर्ड सुना है आपने? परंपरा, परंपरा का मतलब होता है रीति रिवाज जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी है ना, वो ये तुम्हारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये हमारे घर के ऐसे स्तंभ हैं, है ना। तो परंपरा का मतलब होता है जो रीति रिवाज समाज में चल रहे हैं।
तो यहाँ तक का जो बच्चा है ना, 10 साल का बच्चा, उसको समाज की चीज़ों से ज़्यादा पता नहीं होता, लेन देन नहीं होता, समाज में वो ज़्यादा घुला मिला भी नहीं होता, अभी तो छोटा बच्चा है। तो इसलिए वो जो डिसीजन लेगा वो परंपराओं के आधार पर नहीं लेता, वो मानता ही नहीं है सामाजिक चीज़ों को, इसलिए इसको पूर्व परंपरागत कहा जाता है। जो वो डिसीजन लेगा वो अलग आधार होंगे उसके, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो बस पहले तो अवस्थाएं समझो। पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, 3 साल से चलेगी ये 10 साल तक, है ना। दूसरी जो अवस्था है इसका नाम है परंपरागत अवस्था, ये 10 साल से 13 साल तक चलेगी। इस सिचुएशन में, इस उम्र में बच्चे को परंपराओं के बारे में ज्ञान हो जाता है, यानी समाज के बारे में ज्ञान हो जाता है उसको। तो यहाँ जो बच्चा डिसीजन लेगा वो समाज के तौर पे लेगा कि समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या अच्छा माना जाता है, क्या बुरा माना जाता है, आप क्या चारों तरफ के लोग क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं। फिर आती है आपकी तीसरी अवस्था, इसको कहते हैं परापरंपरागत, यानी ये परंपराओं से भी आगे बढ़ चुका है बच्चा। अब इसको समाज का पता तो है, लेकिन ये समाज के बाद खुद से स्वयं से भी निर्णय लेने लग जाता है। इसको ये बात भी समझ आ जाती है कि समाज की हर चीज सही नहीं है, समाज में जो परंपराएं या रीति रिवाज चल रहे हैं वो सारे सही नहीं है, उनमें से सुधार भी किए जा सकते हैं। तो ये बच्चे के दिमाग में आ जाता है, इसलिए इसको परापरंपरागत कहेंगे। अब ये तो हो गया अवस्थाएं, अब असली मुद्दा आता है चरणों का। वहीं आप कंफ्यूज होते हैं, वही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो हर चरण में हर अवस्था में 2 चरण है, जैसे कि दिख भी रहा है, इस अवस्था में 2 चरण है, इस अवस्था में भी 2 चरण है, पहली अवस्था में भी 2 चरण आ गए। तो पहली अवस्था से स्टार्ट कर लेते हैं। चरण नंबर 1, इसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इस अवस्था का जो बच्चा होगा वो जितने भी अपने निर्णय लेगा, नैतिक कार्य करेगा, जितने भी अच्छे कार्य करेगा वो 2 कारणों से करता है, या तो सजा से बचने के लिए या फिर बड़ों की आज्ञा से। इसमें या तो सजा से बचने के लिए, या फिर बड़ों के डर से, या फिर बड़ों की आज्ञा से। ये 3 कारण होंगे आपके कि पहली अवस्था का बच्चा कोई भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे कि आपने अपने घर में फल ला के रखे हैं, है ना, पिताजी जो है टोकरी में फल लेके आए हैं और उन्होंने रख दिए अपने टेबल पे लाके। बच्चा चाहे तो उसको खा सकता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, हर चीज खाने को चाहिए उनको, लेकिन बच्चा नहीं खा रहा है। क्यों? आप किसी के घर गए हैं मेहमान बन के, उनके घर में नाश्ता वगैरह आता है भाई, नमकीन बिस्किट फल वगैरह समोसे जो भी आएगा सामने टेबल पर रखे हैं, उनका बच्चा वहीं घूम रहा है लेकिन वो छुएगा भी नहीं उसको। होता है ऐसा? क्यों नहीं छू रहा बताओ? वो इसलिए नहीं छू रहा कि वो उसको पता है कि ये असामाजिक काम है, ये गलत काम है, या ये आप बुरा मान जाएंगे, या मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसको इस बात का पता ही नहीं है। वो उसका सिर्फ सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि उसको डर है कि अगर मैंने मेहमानों का कोई भी नाश्ता या कोई भी चीज़ उठाई तो पिताजी मेरी गुद्दी छेद देंगे या मम्मी पकड़ के धो देगी, है ना। तो डर है उसे। क्या है? डर है उसे। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि मम्मी ने आज्ञा दी है कि बेटा यहाँ से नहीं छूना तुझे, बाद में तुझे देंगे हम खाने को, लेकिन तुझे ये काम नहीं करना। तो 2 ही कारण है, या तो उसको सजा का डर है या फिर वो आज्ञा मान रहा है। जैसे बच्चा होमवर्क कर रहा है, मतलब स्कूल से जो काम मिलता है, तो वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि कल अगर काम करके नहीं जाऊंगा तो मैडम मारेगी मुझे, टीचर मारेगी, है ना। या फिर अगर अच्छा बच्चा है, डर नहीं है, तो वो आज्ञा का पालन कर रहा है कि मैडम ने बोला है काम करना है, मतलब करना है, कर लेता हूँ काम, मैडम ने बोला है। तो यहाँ 2 ही कारणों से बच्चा अच्छे काम करेगा, या तो सजा से बचने के लिए या फिर आज्ञा पालन से। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वो पहुंचता है दूसरे चरण में, जिसका नाम है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इसके 3 नाम है, तीनों याद रख लेना। यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, या विनिमय सापेक्षिक अभिविन्यास, या फिर व्यक्तिगत प्रतिफल अभिविन्यास। इंग्लिश में एक ही है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। यानी इस चरण में एक कारण ये भी है कि बच्चा लेन देन की भावना रखता है कि मैंने तेरे का साथ अच्छा काम करा, अब तू मेरे साथ अच्छा काम कर, है ना। हाँ, तो ये होता है कि मैंने तुझे अपना सामान दिया। जैसे स्कूल में टिफिन लेके आते हैं बच्चे सब लोग, तो क्या होता है कि एक बच्चे ने अभी उसको, अपने फ्रेंड को जो है, अपने टिफिन से पराठा निकाल के दिया, ले तू मेरा पराठा खा ले। अब अगले दिन वो क्या बोलेगा, देख मैंने तो कल तुझे पराठा खिलाया था, आज तू अपनी गोभी मुझे दे दे। अगर तू नहीं देगा तो तू फिर बेकार आदमी है, तुझे, तेरे अंदर नैतिक चीज नहीं है, तू खराब आदमी है। तो उसको क्या चाहिए? बदले में कुछ चाहिए।
लेन देन की भावना होती है उसमें, तो बदले में उसको कुछ चाहिए होता है। जैसे ये वाली वीडियो देखो आप, मगर ये मिट जाएगा अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो आपको। तो एक तो कारण विनिमय होता है। यांत्रिक का मतलब होता है वस्तुएं यानी चीजें। तो बच्चा जो है इस उम्र में चीजें, और ज्यादातर मोस्टली चीजें होती हैं खाने की या फिर खेलने की, दो ही चीजें होती हैं। तो बच्चा अपनी चीजों के पीछे ज्यादा भागता है। उसको वो नहीं चाहिए, इमोशन नहीं चाहिए कि ये काम मैं करूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा। नहीं भाई, मैं काम इसलिए करूंगा, बदले में मुझे क्या चाहिए ये बताओ। तो इस उम्र में बच्चे को क्या चाहिए होता है, बदले में कुछ चाहिए होता है ना। या फिर उसको कोई लाभ चाहिए, यानी कोई फायदा उसको, है ना। उसको क्या मिलेगा, उसको इनाम कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए ना उसको काम करने के बदले। जैसे प्रतिफल है, तो कोई तो फल मिले ना उसको काम करने का, कि भाई मुझे भी तो कुछ दो, सामान वगैरह कुछ तो दो, है ना। कुछ तो चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, कुछ फायदा चाहिए। जैसे आप अगर बच्चे को कहते हैं कि जाओ दुकान से जो है चीनी लेके आओ, मम्मी भेजती है दुकान पे, जाओ चीनी लेके आओ, तो बच्चा क्या बोलता है, मुझे क्या मिलेगा। फिर मम्मी कहती है 50 रुपए में से जितने पैसे बचेंगे, 5 रुपए 10 रुपए तो वो तू रख लेना। बच्चा तुरंत जाता है भागा भागा सामान लेने। उसको लालच है ना, लालच है। वैसे इसमें मैंने लाभ लिख दिया है, तो आप लालच वर्ड भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जितने भी काम करेगा बच्चा वो इन कारणों से करेगा। ये दोनों आपको समझ में आए हैं या नहीं, दोनों बताओ, दोनों चरण समझ में आ गए कि नहीं। फिर अगले चरण पे बढ़ेंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। हम्म। मेरा बेटा 6 साल का है, टीचर के डर से होमवर्क कर रहा है, स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा सीटेट पास हो गया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आशा कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मैं खुद यही करती थी स्कूल में, टिफिन सारे। अच्छा, शेयर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 1,000 लाइक हुए नहीं अभी हमारे, जल्दी जल्दी पूरे करो भाई फटाफट से। चलो कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाओ जिसने नहीं दबाया। यार इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करोगे। सर जी, लालच के कारण बच्चा नियम का पालन करता है। हाँ, करेगा। अगर उसको लालच देंगे तो वो नियम का पालन करेगा। उससे आप बोलो कि यहीं बैठे रहो, तुझे टॉफी दूंगा, 1 घंटे बैठे रहना, तो बैठा रहेगा। बच्चे हर उम्र का अपना अपना तजुर्बा होता है। एक शेर नहीं है वो, आपने शायद सुना या नहीं सुना, कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और फिर खुदा। तो ये पूरा एक जर्नी को एक दर्शाया गया है। एक बार फिर बोलता हूँ मैं, शायद समझे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और फिर खुदा। यानी जब बचपन होता है तो खिलौने चाहिए होते हैं, बच्चा जवान होता है तो माशूका चाहिए होती है। मेरा फ़ोन फिर गिर गया ज़मीन पे भाई, ये यार बड़ा दर्द होता है। यहाँ थोड़ा स्लिपरी माहौल हो रहा है टेबल का, सॉरी सॉरी। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, कि पहले खिलौने चाहिए बचपन में, फिर बड़ा होगा तो उसको चाहिए माशूका, और फिर और बड़ा होगा जैसे शादी वादी हो जाती है, फिर थोड़े से उम्र हो जाती है, तो फिर आदमी के अंदर आता है रुतबा, कि मैं समाज में दबदबा बनाऊं। तभी लोग सोचने लगते हैं उस उम्र में कि अब मुझे एक नया घर बनाना है, नई कार लेनी है, बड़ा आदमी बनना है, ये वो। और जैसे आदमी 50-60 साल की उम्र में तो आता है, फिर उसको जो है दिखने लग जाता है कि भैया ये दुनिया तो फानी है, असली कहानी तो बाद में है, तो जाना तो ऊपर ही है। तो चलो खुदा को याद कर लेते हैं अब। तो ये है, एक सिस्टम बना हुआ है, लोगों की फितरत है ऐसी। चलिए फिलहाल ये चीज़ें आप जान चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अगला जो स्टेज है वो तो है परंपरागत अवस्था, लेकिन हम चरण पे आ जाते हैं। तो तीसरा चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है, यानी दिखावा करता है। इसमें बच्चा दूसरों की अपेक्षाओं की तरह काम करना चाहता है ना। तो इसमें क्या सबसे बड़ा गुण है, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। यानी समाज में लोग जिस चीज को अच्छा मानते हैं, बच्चा वही काम करने की कोशिश करता है। जैसे अभी आपके बच्चे के घर पे मेहमान आएंगे, मान लो उसकी मौसी आई है, तो तुरंत जाएगा और मौसी के पैर छुएगा, मौसी को बोलेगा कि मैं मौसी पानी लेके आऊं, पानी पियोगे आप। क्यों कर रहा है वो,
क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो मौसी मेरी तारीफ करेगी कि ये देखो कितना अच्छा बच्चा है। घर में भी बच्चा जो होते हैं 10-12 साल के बच्चे, 13 साल के, 14 साल के, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो यही करते हैं माता पिता के सामने भी। पापा ने बोला ना कि ये वाले काम, पापा की बात सुन लेते हैं, वो पहले ही जान चुके हैं। तो जो काम पापा को पसंद है वही काम करते हैं उनके सामने कि पापा मेरी तारीफ करेंगे। तो इसको तारीफ सुनने की आदत होती है, इसमें ना प्रशंसा सुनना चाहता है बच्चा। और बच्चा जो है इसमें दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करता है, दिखावा करता है एक तरह से। लेकिन ये सब चीज़ें नेचुरल हैं और अच्छी बात है कि ऐसा बच्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के फिर उसके बिहेवियर में आ जाती है, फिर वो अच्छा काम, समझदारी से भी अच्छा काम ही करता है। फिर आता है आपका चौथा चरण, जिसको कहते हैं कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इसका दूसरा नाम है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में क्या होता है कि बच्चे का ये मानना होता है कि समाज के हर एक व्यक्ति को नियम और कानून का पालन करना कंपलसरी है। क्यों? ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और समाज में कोई भी दुर्घटना ना हो, समाज में कोई भी गलत काम ना हो, समाज में उथल पुथल ना मचे। तो इस अवस्था में बच्चे का सबसे बड़ा नियम क्या है कि सभी को नियम और कानून मानने चाहिए। ठीक है? और क्यों? कारण क्या है? ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। समझ गए बात को? तो दोनों का मतलब समझ में आया आपको? दोनों चरण यहाँ पे जल्दी यस लिख दो कमेंट में। हाँ जी, अब आगे बढ़ेंगे। आगे पांचवा चरण आ गया आपका। तो पांचवें चरण का नाम है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक अधिकारिता अभिविन्यास भी कहते हैं इसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखो इसमें इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है या अनुबंध का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साझेदारी, है ना? जैसे दो लोगों के बीच में साझेदारी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम सुना है कभी? वो शादी करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, यानी कि मेरे अधिकार ये हैं, तेरे अधिकार ये हैं। अगर तूने मेरे अधिकार तोड़े तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगी, और मैंने तेरे तोड़े तो तू मुझे छोड़ देना। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट को साझेदारी कहा जाता है, दो लोगों के या दो पार्टीज के बीच में होती है। जैसे आप कोई मकान रेंट पे लेते हैं या कोई कमरा आप किराए पे लेते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में कहीं पढ़ने जाते हैं तो कमरा लेते हैं आप, तो मकान मालिक के और किराएदार के बीच में एक बॉन्ड साइन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें दोनों के इंडिविजुअल अधिकार लिखे जाते हैं कि स्टूडेंट्स के ये अधिकार है कि भाई तुम इस कमरे में रह सकते हो, इसमें अपना सामान रख सकते हो, एक दोस्त को रख सकते हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है तुम्हें। मकान मालिक के अपने अधिकार होते हैं कि वो अगर चाहें तुमने कोई भी गलत काम किया तो वो तुम्हें निकाल सकते हैं, या तुम्हें जो है अगर तुमने यहाँ तोड़ फोड़ की तो तुम्हारे ऊपर जो है जुर्माना लगा सकते हैं। दोनों के अपने अपने व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। तो एक्चुअल में उसी से हम इसको लेते हैं, और इस सिद्धांत में बच्चा व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। इसका सबसे बड़ा गुण ही ये है, व्यक्तिगत अधिकार। यानी इस चरण में बच्चे का मानना यह होता है कि अगर समाज में किसी भी नियम कानून से या किसी भी प्रकार की चीजों से अगर व्यक्ति के अधिकार को नुकसान हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को नुकसान हो रहा है, तो आप चाहो तो उस कानून को ही खत्म कर दो, आप चाहो तो उस नियम को मानना बंद कर दो। जैसे अभी कुछ समय पहले एक किसान आंदोलन हुआ था, तो एक किसान कानून आया था, है ना? अभी किसान बिल आया था, एक 2-3 साल हो गए शायद, 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे। तो उस कानून में क्या था कि जनता का बड़ा नुकसान हो जाता है, किसान लोगों का, क्योंकि किसानों की ज़मीन को लीज पर ले रहे थे सरकार, और फिर उन्हीं का अनाज उनसे खरीदते और फिर उनको ही बेचते वापस महंगा करके। तो बड़ा दुविधा वाला मसला था वो। तो खैर मैं वो पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो कानून जो आया था उससे जनता के अधिकारों का नुकसान हो रहा था, आम आदमी के नुकसान हो रहा था। तो आम आदमी ने क्या किया, किसानों ने मिलकर क्या किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन से क्या हुआ, वो बिल समाप्त हो गया, वो बिल कैंसिल करना पड़ा सरकार को। तो अगर किसी भी कानून के कारण या किसी भी
नियम के कारण, किसी भी रीति रिवाज के कारण, समाज में कोई भी प्रथा चल रही है उसके कारण अगर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है या इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। यहां बात होती है अधिकारों की, है ना। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और है, वो क्या है, वो है परिणाम। यानी किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा, तो परिणाम से डिसाइड होता है वो काम अच्छा है या वो काम बुरा है, यानी वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप एक एम्बुलेंस में हैं और एक मरीज को जो है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, रास्ते में रेड लाइट आ जाती है, ट्रैफिक लाइट होती है, तो वो रेड लाइट होगी तो आपकी कार को या गाड़ी को रुकना पड़ेगा। अगर आप उस रेड लाइट को क्रॉस करके भाग जाते हैं तो आपने कानून तोड़ दिया, आप पे जुर्माना भी लगेगा, आपने नैतिक तरीके से गलत काम किया है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आता है कि अगर हम नहीं गए हॉस्पिटल टाइम पे और रेड लाइट पे रुकते रहे, हॉस्पिटल तक तो 10 लाइटें आएंगी, तो हमारा तो मरीज तब तक टपक जाएगा वो, है ना, उतना समय देर हो जाएगी, फिर डॉक्टर बोलेगा कि 10 मिनट पहले ले आते तो कुछ। तो आप क्या करते हैं, उस रेड लाइट को तोड़ के सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आप किसी कानून का पालन नहीं करते, सारे कानून तोड़ के, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के आप हॉस्पिटल पहुंचे। तो आपने किया तो गलत काम है कानूनी तरीके से, लेकिन उसका परिणाम क्या है, परिणाम अच्छा है उसका, कि उस मरीज की जान बच गई। तो जब आपका परिणाम अच्छा हो तो आप उस काम को कर सकते हैं, यानी आप कानून को भी तोड़ सकते हैं अगर उस काम का परिणाम अच्छा हो। तो इस चरण में जब बच्चा रहेगा तो बच्चे की फिलॉसफी या बच्चे का नैतिक विकास ये कहेगा कि अगर किसी काम का परिणाम अच्छा है तो उस काम को कर लेना चाहिए, लेकिन अगर उस काम का परिणाम बुरा है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। तो परिणाम के आधार पर डिसीजन लेता है। फिर आता है बच्चा छठे चरण में, यहाँ बच्चा वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, लगभग जो है 22 साल का बच्चा हो जाता है जब इस चरण में आता है। सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत में यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल का मतलब यह है कि सभी के एथिक्स के बारे में सोच रहा है बच्चा, यानी ऐसे नैतिक कार्य जिसमें सबका फायदा हो, पूरे ही समाज का फायदा हो रहा है, सबके बारे में सोच रहा है। तो यहाँ बच्चा सारी जनता के बारे में सोचता है ना, सभी के विकास के या सभी के फायदे के बारे में, सभी के कल्याण की भावना बच्चे के अंदर आती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो गुण है वो यह है कि बच्चा खुद अपने निर्णय स्वयं लेना स्टार्ट कर देता है, स्वयं चुने हुए निर्णय लेता है, खुद से निर्णय लेने लायक बन जाता है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर उतनी अकल आ चुकी है। तो ये है आपके सारे के सारे क्या, सारे चरण आपके जो है यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। तो अब बताओ सारे चरणों में से आपको सारी चीज़ें याद हुई हैं या नहीं, कोई किसी को कोई डाउट, कुछ दिक्कत परेशानी तो जल्दी से आप पूछो फटाफट से, उसके बाद अभी मैं आपको आपके आगे इसके प्रश्न भी सॉल्व करवाऊंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। 1000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बच रहे हैं 3, तो जल्दी बताओ कौन करेगा 1000 वाला लाइक, 3 लाइक कम है 1000 में, तो जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करो, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक करेगा। हम्म, हो गया क्लियर। क्या है सर, किया है सर, अच्छा सर मैं भूल गई अभी तो पढ़ा है अभी भूल गई, ये क्या बात हुई भाई, फिर से एक बार समझा दो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अब ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो अब यहाँ पर हमारे सामने जो है 6 के 6 चरण लिखे हैं, तो चरण याद करना बाद में बताऊंगा, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, पहले सुनोगे। कहानी ये है कि जो हिंज की कहानी थी ना वो अधूरी है। हर बार जो है आपको यही सुनाया जाता है कि हिंज ने जो है दवाई की चोरी कर ली। अब बताओ चोरी करना पाप है या पुण्य है, क्यों चोरी करी उसने, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, यहीं तक अटक के रह जाते हैं। इससे आगे की कहानी आपको पता ही नहीं चलती, तो इससे आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको। इससे आगे की कहानी ये है कि हिंज को हो जाती है जेल, पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसको मिलती है सज़ा 3 साल की, है ना। क्या मिलती है, सज़ा मिलती है ना, दंड मिलता है उसको, वो चला जाता है जेल। फिर जेल से 3 साल की सज़ा काटने के बाद वो वापस आता है,
और जब जेल से वापस आता है तो जेल में उसका सामान जो जमा किया था वो सामान उसको वापस मिलता है। ऐसा ही होता है रियल में। अगर आप जेल जाएंगे, सॉरी आप नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी जाएगा, तो उसका सामान जो है वो जमा कर लेते हैं, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। और जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो भाई ले, तेरी एक घड़ी थी और ये एक लेटर था और ये तुम्हारे कुछ पैसे थे, लो वापस ले जाओ, है ना। तो उसका जो है उसने जेल से आते वक्त अपना सामान उसको ले लिया उसने वापस, है ना, सामान उसको मिला। और जब उसको सामान मिल गया तो वो अब वहां से जेल से जब वापस आया तो फिर वो अच्छा इंसान बन चुका था। यानी जब जेल में सजा काट लेता है कोई भी व्यक्ति तो फिर वो क्या हो जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है ना। अब दोबारा दोबारा थोड़ी करेगा, तो अच्छा बन गया, वो अच्छा बन गया। जब वो अच्छा बन गया तो फिर उसने कानून भी मानने स्टार्ट कर दिए, कानून को मानने लगा, है ना। लेकिन दिक्कत उसके साथ में एक और हुई, और वो ये हुई, क्या दिक्कत हुई, कि वो कानून को तो मानने लगा, अच्छा इंसान भी बन गया। लेकिन होता यह है अक्सर कि जब कोई व्यक्ति जेल से वापस आता है तो उसको समाज बड़ी बुरी नज़रों से देखता है, चोर नज़रों से, कि ये इससे बात मत करना, ये तो जेल गया था। होता है किसी का तो घर में भी अगर पुलिस आ जाए ना तो 10 दिन तक बातें चलती है पड़ोस में, इसके घर में पुलिस आई थी, पता नहीं कोई कांड करा होगा, इसका तो बेटा भी हरामी है, इसने इसके पता नहीं कुछ करा होगा, ऐसी बातें चलती हैं। तो हिंज व्यक्ति जो है वो बेचारा, वो जब अपने घर वापस आया तो उसके समाज के लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उसको अलग ही नज़रों से देख रहे हैं कि भाई इसे इसे मत बुलाना उस पार्टी में, बच्चे का जन्मदिन है, इसे मत बुलाना, भाई ये तो जेल जाके आया है। तो अब जब हिंज परेशान हो गया तो उसने अपने समाज में सबको इकट्ठा किया, मोहल्ले के लोगों को, और उनसे बात रखी, भाई देखो यार, मैंने जो गलती की थी उसकी सज़ा काट ली है, अब जो मेरे सामाजिक अधिकार हैं वो मुझे वापस दो यार, ऐसे मुझसे दूर दूर रहोगे तो मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, है ना। तो उसको उसने क्या किया, अपने अधिकार मांगे, यानी व्यक्तिगत अधिकार की उसने बात की। ठीक है। अब जब उसने व्यक्तिगत अधिकार की बात की, व्यक्तिगत अधिकार उसको मिल भी गए, अब वो समाज में रहने लगा। लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी तब तक, जब वो जेल से वापस आया। तो हुआ ये कि अब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं करने को, तो क्या करेगा, तो उसने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। उसने बोला अब मैं लोक कल्याण के लिए कार्य करूंगा, सबकी मदद करूंगा, सामाजिक काम करूंगा, मेरे पास ना कोई आगे पीछे है नहीं। तो उसने क्या कर दिया, समाज कल्याण में अपना जीवन लगा दिया। ठीक है। और ऐसे ही उसने अपना जीवन बिताया। तो ये तो कहानी इसकी पूरी हुई, लेकिन आपको आंसर अपने सवालों के सारे मिल गए, देखो ध्यान से। पहले चरण में क्या गुण होते हैं दंड और आज्ञा पालन में, दंड और आज्ञा पालन में सजा और डर के कारण ही तो बच्चा काम करता है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, दूसरे चरण में बच्चा सामान के चीजों के पीछे ही तो भागता है, लालच में, खाने की चीजें मिल जाए, बदले में कुछ मिल जाए, लालच होता है, सामान लेता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या, बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगा। चौथे चरण में क्या, कानून और व्यवस्था में, वो कहता है कि हर व्यक्ति को कानून मानना चाहिए, हर व्यक्ति को समाज के कानून का पालन करना चाहिए। पांचवें चरण में क्या होता है, सामाजिक अनुबंध में, व्यक्तिगत अधिकार ही तो मांगता है, व्यक्ति व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में सोचता है कि इंसान के अधिकार और परिणाम के आधार पर कार्य करेंगे, परिणाम भी आ जाता है इसमें, है ना। और छठे चरण में क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में समाज कल्याण की भावना आ जाती है बच्चे में, और स्वयं चुने हुए निर्णय निर्णय लेता है, यानी खुद निर्णय लेगा। लो जी, अब याद हो जाएगी आपको सारी की सारी चीजें। आया ट्रिक में मजा कि नहीं आया, अब बताओ। कहानी भी मजेदार समझ में आ गई, ट्रिक भी बन गई आपकी, लो। या कहानी याद रख लेना, जो जो कहानी मैंने सुनाई है आपको खुद ही याद आ जाएंगे कौन से चरण में क्या चीज थी। अब बताओ, मजा आया कि नहीं आया। कहानी सुना के सर ने ट्रिक बना दी और हम कहानी सुनते रह गए। हाँ तो यही तो चाहिए था। सर आप हिंज के बारे में एक अच्छा मूवी बनाएंगे। अच्छा, अब मैं मूवी भी बनाऊं हिंज के बारे में। ठीक है, बना देंगे। मूवी से याद आया, पहले तो हमारी मूवी चल रही है ना, उसको ज़रूर देखना है, ठीक है ना। सी टेट वालों के लिए एक वेब सीरीज़ हम बना रहे हैं। आज वाली वीडियो देख ली, जो हमारा दूसरा चैनल है शादाब आलम नाम से, उस पर मैंने दूसरी वीडियो डाल दी है, आज पार्ट 2, जाके देख लो फटाफट। सी टेट वेब सीरीज़ की देखी, किस किस ने देखी आज की वीडियो बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक्चुअली तरीका है ही नहीं,
मैं तो बस जो मुझे मज़े मज़े के साथ आपको चीज़ें बताते रहता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आपने क्या सीखा अभी पता चल जाएगा। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य उन्मुख, तीसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख, और डी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था उन्मुख। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिख के जल्दी आंसर बताओ। जी चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। सर के बाल बहुत ज़्यादा है, क्या लगाते हैं सर? मेरे बालों को नज़र मत लगाओ यार, तारीफ करो, तारीफ करनी है तो तारीफ का तरीका अलग होता है। लगाता वगाता कुछ नहीं हूँ मैं, ठीक है। शैम्पू से बाल धोता हूँ मैं बस। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं केमिकल से नहीं लगाते हम, तो शैम्पू नहीं लगाते हम, तो कुछ भी। हाँ नहीं, शैम्पू से लगाओ यार, शैम्पू से नहीं धोओगे तो फिर गंदगी और जम जाएगी बालों में, तो सफाई, साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो इसने बोला अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है, इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि सब लोगों को नियमों का कायदे कानून का पालन करना चाहिए। मतलब फोर्थ स्टेज में बच्चा है, फोर्थ स्टेज है आपकी कानून और व्यवस्था विन्यास, सीधी बात। चलो आगे आओ। लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखो। कौन सा शैम्पू यूज करते हो? हाँ तुम सब जान लो, अब अंदर तक की बात है, प्रमोशन लग जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जो शैम्पू मुझे सूटेबल है वो आपको भी सूट करेगा, सबका अलग अलग टाइप होता है ना। तो जो आपको सही लगता है वो यूज़ करो। चलो जल्दी लिखो। यहाँ पे सी ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, एक ने, शहनाज जी ने ए ऑप्शन दिया है। सर जी आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है, थकान हो जाती है यार मेरे को। मैं अब अपना दर्द किस किस को सुनाऊँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना काम रहता है ना। सुबह का उठा हूँ मैं 5:30 के आसपास, 5 के आसपास उठा था मैं, सोचो। और सुबह से लेके अब तक काम ही कर रहा हूँ, और रात को अभी और भी काम बाकी है, तब सोऊंगा मैं। इतना पूरा दिन इतना ज़्यादा काम होता है ना कि आदमी पूरा शाम तक आते आते ना निचड़ जाता है बिल्कुल। तो है, जिम्मेदारियां तो रहती हैं, अब इतनी सारी चीज़ें संभालनी है। लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात होगी? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ व्यक्तिगत आवश्यकता की बात हुई है, अधिकार की बात नहीं हुई है। और जहाँ बात आवश्यकता या ज़रूरत की होगी वहाँ सेकंड ऑप्शन राइट होता है, मतलब सेकंड चरण। विनिमय उद्देश्य सेकंड चरण है ना, तो सेकंड चरण में व्यक्तिगत ज़रूरतों की पूर्ति करता है बच्चा, उसको खाने की चीज़ें चाहिए है ना, उसको लाभ चाहिए, किसी काम के बदले कुछ सामान चाहिए, वो सब चीज़। सजा और आज्ञा पालन तो पहला चरण हो गया, सार्वभौमिक छठा चरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की तीसरा चरण, है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉल्बर के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, दूसरा है नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक विशेषता, ये प्रश्न गलत है, इसमें पूर्व पारंपरिक स्तर का एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, चारों गलत हैं, चारों गलत हैं इसमें, प्रश्न ही गलत बनाया था फिर तो ये। आगे बढ़ेंगे। कॉल्बर के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर? बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। जी चलिए फटाफट लिखेंगे अपना अपना आंसर।
सीरीज की शूटिंग में नहीं नहीं, शूटिंग तो हो भी गई, कब की हो गई वो तो। अब तो वेब सीरीज आने वाली है आपकी कुछ ही दिन में। अभी तो यहीं के काम होते हैं, ऑफिस के ही काम होते हैं, आप लोगों के ही काम होते हैं। सारा कंटेंट देखना होता है, सारे टीचर्स की टाइम टेबल, क्लासेस, और भी भाई इतनी बड़ी अब कंपनी चला रहे हैं तो जाहिर है फाइनेंस भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। मैथिली विषय का टीचर चाहिए तो प्लीज़ बताइए, संजीव पासवान। ठीक है, आप अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा एकेडमी के नंबर पे, आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। अब इसने बोला आपसे क्या कि कॉलबर के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों और ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है। तो ये दूसरों की अपेक्षा वाली बात किस में आई थी? थर्ड चरण में, तीसरे चरण में, है ना। और तीसरा चरण कौन से स्तर में आएगा आप देख लो। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक होता ही नहीं है। पूर्व पारंपरिक में आएगा नहीं, इसमें पहला और दूसरा चरण, पारंपरिक में तीसरा और चौथा चरण, और उत्तर पारंपरिक में पांचवा और छठा चरण। तो आंसर कौन सा राइट हुआ? पारंपरिक स्तर। समझ गए बात को या नहीं समझे? बोलो जल्दी से, यस और नो। सर प्लीज गिव मी ए जॉब। अच्छा, जॉब चाहिए आपको। लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार नैतिक विकास, पहला ऑप्शन है, एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू से परस्पर संबंधित है। और डी ऑप्शन है पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी से आंसर। हाँ जी, तो इसने बोला है नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जिसमें 6 चरण होते हैं। सही हो गया? नहीं हुआ, गलत है। किस किसने दिया था ये आंसर? बहुत सारे लोगों ने दिया था, है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 चरण देख लिए। लेकिन बात सिर्फ 6 चरण की नहीं है ना, बात यह है कि असतत नहीं हो सकता कोई भी विकास, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो। विकास असतत हो ही नहीं सकता, विकास हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। समझे बात को? ये रूल याद है ना, विकास के सिद्धांतों में पढ़ा है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो असतत नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से नैतिक विकास जरूर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आप वही नैतिक कार्य, वही नैतिक चीजें सीखते हैं जो आपके चारों तरफ हो रही होती हैं, है ना। बुद्धि लब्धि से परस्पर संबंधित है बच्चों के, नहीं, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। नैतिक विकास अपने आप में अलग चीज है। पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर होगा नहीं, समाज भी आएगा इसमें, यानी वातावरण, है ना, आनुवंशिकता प्लस वातावरण। तो सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? नैतिक लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या मानते हैं? किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। दूसरा है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। और डी ऑप्शन है नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। देखिए, लॉरेंस कॉल्बर के पारंपरिक चरण के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी 5वां चरण, तो 5वें चरण की क्या विशेषता है? आपको दो ही चीजें बताई थी, एक तो अधिकार, एक तो व्यक्तिगत अधिकार, और एक परिणाम, यानी किसी भी काम का परिणाम अच्छा है या बुरा है। तो किसी भी क्रिया का परिणाम ही डिसाइड करेगा कि वो काम अच्छा है या बुरा है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। नियमों का पालन के बदले लाभ मिलना, लाभ का 2nd चरण में है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना 4थे चरण में है।
नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों से छठे चरण में है। तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने पूरा जो है, मुझे लगता है कॉलबर्ग अब दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एम आई राइट? बोल दो एक बार कि हाँ समझ में आ गई है सब चीज़ें या नहीं आई हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और फिलहाल जाके आप जाओ वेब सीरीज़ वाली वीडियो देखो फटाफट से, बहुत मज़ेदार वीडियो बनाई है, एक नंबर मस्त वाली वीडियो है। सीटेट के ऊपर ही वेब सीरीज़ ला रहे हैं आपके, तो आप जाओ फटाफट से और यूट्यूब पे सर्च करो मेरा नाम शादाब आलम लिख के। ठीक है, अभी यूट्यूब पे लिखो यहाँ पर शादाब आलम लिख के सर्च करो। ठीक है, मेरा नाम लिख के सर्च करेंगे आप तो हमारा चैनल आएगा यहाँ पर, और ये आ गई देखो वीडियो सबसे ऊपर। ठीक है ना, और मैंने दूसरी वीडियो भी डाल दी है, ये रही। तो ये वाली वीडियो जाके देखो जल्दी फटाफट से, पार्ट 2 आ चुका है इसका। सीटेट की वेब सीरीज़ है ये। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ रहा है सीटेट वेब सीरीज़, तो ये बन रही है आपकी और जल्दी ही आने वाली है कंप्लीट सीरीज़ भी। तो अभी इसके बिहाइंड द सीन और आपके कैसे शूटिंग होती है, कैसे सब चीज़ें हैं, वो इसमें दिखाया गया है। बहुत सारे मज़ेदार सीन हैं, फनी सीन है, तो इसको जाके देखो और इस पर कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो और वेब सीरीज़ का इंतज़ार किस किस को है। तो कमेंट ज़रूर करके आना, सब लोग अच्छे अच्छे से कमेंट करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो, है ना। थैंक यू सर, पावरफुल सेशन जी, थैंक यू। हाँ जी अमरीन निशा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, जैसा आपको समझना है आप समझ सकते हैं। अगर इतना बेहतरीन ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने के बाद भी अगर आपकी ये कमेंट आती है तो फिर तो मैं, कोई शब्द है नहीं फिर मेरे पास, है ना। देखो अब मैं उस दौर से बाहर निकल चुका हूँ जब ये बातें जो है इफ़ेक्ट डालती थी। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम जो मुझे गालियाँ दे लो दो, तुम्हारी मर्ज़ी। देखो भाई यार, मैंने अपने जीवन के कई साल ना बहुत कुंठित तरीके से डिप्रेशन में बिताए हैं, खुद को घुट घुट के मैं जिया हूँ। मैं अपने दिल का ही काम नहीं कर पाता हूँ, मैं 24 घंटे काम में लगा हुआ हूँ, मैं सही से खाना नहीं खा पाता हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ। मैं सच बताऊँ, पिछली जुलाई में एक बार देहरादून घूमने गया था, उसके बाद अब तक 1 डेढ़ साल एक साल लगभग हो गया है, मैं कहीं घूमने भी नहीं गया पूरे 1 साल में। और इस पूरे 1 साल में मैंने संडे की भी छुट्टी नहीं ली है, मैंने हफ्ते की भी छुट्टी नहीं ली कि संडे, यहाँ तक कि ईद की भी छुट्टी नहीं ली थी। ईद पे भी मैं यहीं था ऑफिस में ही, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, मैं यहाँ पड़ा था। तो मुझे मरना नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है। तो ये बकवास मेरे सामने मत किया करो, फिर मेरा पारा गर्म कर देते हो तुम। तो ये बकवास मत करो मेरे सामने कि सर आप तो मूवीज़ ही बना लो, आप तो रील्स ही बना लो, या आप टीचर नहीं लगते हो। तो नहीं लगता तो मत पढ़ो मेरे से, जाओ भाई। मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो पढ़ लो, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है पढ़ लो। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं भाई, और मेरे से ज़्यादा बेस्ट टीचर अगर पूरे इंडिया में भी, फिर वही बात आ जाती है कि जाओ यार तुम अपना काम करो। मैं, मुझे जो पसंद है वो मैं करूँगा। अब तुम तो क्या, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जाओ तुम्हें जो करना कर लो, कमेंट करनी है कर लो कमेंट, जाओ करो। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी के ना बहुत सारे साल ऐसे ही ख़राब किए हैं लोगों की बातें सुन सुन के, अब नहीं सुनूंगा मैं। अगर हाँ आपको पढ़ाना छोड़ दिया हो तो कहो, अगर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया हो कि भाई आपकी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ या आपको अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ या कोई भी चीज़, तब आप कहो कि सर ये नहीं कर रहे हो आप। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी तरफ क्या कर रहा हूँ वो आपका हक नहीं है कहने का। और दूसरी बात, जो मैं दूसरी तरफ कर रहा हूँ वो भी आपके फ़ायदे के लिए ही है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई जाके जो है बहुत बॉलीवुड टाइप की चीज़ें कर दी हैं, मैं यहाँ पे आपके ही लिए बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें बन रही हैं वो आपके लिए हैं। तो इसलिए मेरे सामने ज़्यादा बकवास ना किया करो, जिसको अच्छा लगता है वो आओ, जिसको अच्छा नहीं लगता घर जाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।